इस कार्यक्रम के प्रायोजक है पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। नितिन गडकरी ने दी उत्तराखंड को सौगात, परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद। उत्तराखंड में सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते आंकड़े, सड़क सुरक्षा के लिए बढ़ेगा बजट। चारधाम यात्रा से पहले सड़कें होंगी बहाल। खटीमा में पुलिस का वारंटियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान जारी। 4 वारंटियों को गिरफ्तार, न्यायालय में किया गया पेश। रुद्रपुर में युवती ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। आगामी कार्रवाई में जुटी पुलिस। देहरादून के रायपुर में बस में लगी आग, इलाके में मचा हड़कंप, जान माल का नहीं हुआ नुकसान। रुड़की में गंग नहर से मिला मासूम बच्चे का शव, गोताखोरों ने निकाला बच्चे का शव, जांच में जुटी पुलिस। युवा कांग्रेस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अग्निपथ योजना को लेकर बीजेपी पर लगाए आरोप। कहा, युवाओं के भविष्य के साथ बीजेपी खेल रही थी। सफाई कर्मचारी का प्रदर्शन, मामले में प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। प्रशासन को सभी मांगे जल्द पूरी करने की दी चेतावनी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिलाधिकारी सोनिका ने ली बैठक, सभी अधिकारी रही मौजूद। डीएम ने अधिकारियों को जागरूकता कार्यक्रम चलाने के दिए निर्देश। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया जारी। 3 जिलों में हल्की बारिश, बर्फबारी की संभावना। और अब रुक करेंगे देवभूमि की खबरों का। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उत्तराखंड के दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्री ने एनएचएआई की 4750 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आपको बता दें कि नितिन गडकरी ने टनकपुर और हरिद्वार में 6900 करोड़ से अधिक के निवेश से 38 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता को संबोधित भी किया। तो 30,000 करोड़ की 276 परियोजना मैंने आरंभ की थी, जिसमें से 82 परियोजनाएं 2019 तक पूरी हो गई थी। 2018 में मैंने सबसे बड़ा फैसला किया था कि गंगा किनारे अब कोई बांध नहीं बनाया जाएगा। उसकी अधिसूचना भी उस समय जारी की गई थी। गंगा को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए उत्तराखंड में उस समय मैंने एसटीपी, मोक्षधाम और घाट निर्माण के लिए 1200 करोड़ दिए थे। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को प्रार्थना करूंगा कि हमारी गंगा अविरल हो, निर्मल हो और ये प्रदूषण से, जल प्रदूषण इसको मुक्ति मिले, इसके लिए आप विशेष ध्यान दीजिए। गंगा में कोई होटल का पानी, गंदा पानी नहीं जाना चाहिए। ये पूरे देश के लोगों की आस्था और श्रद्धा है और निश्चित रूप से इकोलॉजी और एनवायरमेंट के लिए भी आवश्यक है। हजारों की संख्या में लोगों का आवागमन होता है। जिला मुख्यालय आने जाने व राज्य से, अन्य राज्यों से भी जो श्रद्धालु आते हैं, उनको हरिद्वार पहुंचने में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उस नए पुल के निर्माण हो जाने से ये उनकी परेशानी दूर होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमेशा हमारी कही हुई सभी बातों को, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। आज भी आपने अनेक योजनाओं को आगे भविष्य के लिए प्रस्तावित किया है। 16,000 करोड़ रुपए हमको आप रोपवे के क्षेत्र में देने वाले हैं। 10,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं जैसे ही हम यहाँ से वन विभाग या अन्य विभागों की जो एनओसी होनी है, उसकी मैंने कल ही बैठक रखी है, वो जैसे ही पूरी हो जाएगी, आपने हमको आश्वस्त किया है कि उसमें भी आप देंगे, सीआरएफ में भी आप देंगे। जो भी योजनाएं हम आपको दे रहे हैं, आप सब में हमको दे रहे हैं। एक तरफ जहां किसानों को दिल्ली कूच करने से रोके जाने की खबर रुड़की के किसानों को मिली तो उनमें रोष व्याप्त हो गया। किसानों का कहना है कि सरकार की तानाशाही है जो अन्नदाता को अपनी बात कहने से रोक रही है। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन रोड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जिन किसानों को रोकने के लिए आर्मी का सहारा लिया जा रहा है, ये आर्मी के जवान भी उन्हीं किसानों के बेटे या भाई हैं।
बॉर्डर पर वो यूपीया से, तो ये युद्ध यहाँ से किसानों के साथ लड़ना, इनका रवैया था किसानों वहाँ से बॉर्डर पे कोई क्या मतलब भाई युद्ध जैसे हालात हो। ऐसा कौन सा हम तोप लेके जा रहा है किसान, वहाँ से बंदूक लेके जा रहा है जो वहाँ से इतनी बड़ी मिलिट्री लगाई गई। जहाँ मिलिट्री लगाने की बात है वहाँ तो मिलिट्री लगती नहीं, एक किसान को परेशान करा जा रहा है। वहाँ की युद्ध जैसे हालात कर दिए। अरे किसान तो क्या लड़ोगे, किसान तो वहाँ जवान पे भी सीमा पे भी जवान वहीं खड़ा किसान जो है जिस तरह किसानों के साथ किया जा रहा है वो तानाशाही सरकार कर रही है, इसे बिल्कुल भी कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसा हमारे अध्यक्ष का आदेश होगा उस पर हम पूरा करेंगे। अगर मैं दिल्ली जाने के लिए कहा जाएगा दिल्ली जाए, अभी शाम तक जैसे अध्यक्ष जी ने कहा कि शाम तक हम देख रहे हैं, और जैसे भी हमसे हमारा अध्यक्ष जी का निर्णय होगा, मीटिंग होगी, उसके आधार पर हम जाएंगे वहाँ पे। रोज तो बिल्कुल रोज है, ये सरकार जो है ये तानाशाही कर रही है, तो रोज तो बिल्कुल होगा, क्योंकि इस सरकार में किसान दुखी है। हम अपनी वहाँ बात रखने के लिए जा रहे थे कि हम वहाँ को थोड़ा ना पहले बताया भी, एप्लीकेशन भी, और फिर मीडिया के थ्रू भी कहा कि हम वहाँ उन्हें धरना देंगे, तो नहीं कहीं ना कहीं उन्हें सुनना चाहिए था। 6 फरवरी 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में यूसीसी बिल पेश किया, तो वहीं इस बिल का कानून बनते ही उत्तराखंड में लिव इन रिलेशन में रह रहे लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाएगा। ऐसा नहीं करने पर 6 महीने तक की सजा हो सकती है। तो वहीं उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने यूसीसी पर तंज कसते हुए कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसने लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दे दी है। देश में उत्तराखंड पहला राज्य यूसीसी बनने वाला, लागू करने वाले बनने के साथ साथ उत्तराखंड पहला राज्य भी बन गया जो लिविंग रिलेशन को जो है परमिशन दे रहा है। आपने उसमें वो नहीं पढ़ा? सनातन की बात करने वाले, संस्कृति की बात करने वाले, सांस्कृतिक उत्थान की बात करने वाले, प्रभु श्री राम की बात करने वाले, हमारे युवाओं को जो पाश्चात्य संस्कृति की ओर न जाएं, वेस्टर्न कल्चर से दूर रहें, हिंदुस्तान की बात करने वाले क्या युवाओं को संदेश देना चाह रहे हैं कि आप आइए और उत्तराखंड में लिविंग रिलेशनशिप पे रहिए। प्रदेश की विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पास हो चुका है। हालांकि विपक्ष शुरुआत से ही यूसीसी को लेकर सवाल उठा रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने यूसीसी पर सवाल उठाते हुए मंत्री रेखा आर्या के बयान पर पलटवार किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि रेखा आर्या जी को लग रहा है कि 2014 के बाद ही देश आजाद हुआ है। उनको मेरी सलाह है कि कृपया अध्ययन करा करें, क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ये कहता है कि बहु विवाह प्रथा वर्जित है और कानूनन अपराध है। जब तक पहली पत्नी को तलाक नहीं दे दिया जाता या फिर मृत्यु नहीं हो जाती तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। उसके अलावा पहले से ये आयु सीमा निर्धारित है कानूनन कि विवाह की बच्चियों की उम्र 18 होगी और युवकों की 21 साल होगी। उसके अलावा भी लिव इन रिलेशनशिप से उत्पन्न हुए पैदा हुए बच्चे के लिए लेजिटिमेसी सुप्रीम कोर्ट 2010 में दे चुका है। तो कौन से जमाने में जी रही है रेखा आर्या? ये सारे पहले से विद्यमान हैं, संविधान के तहत भी कानून के तहत भी। पहले की सरकारों ने घुइयां नहीं छिड़ी थी। तो ऐसे में इसीलिए तो हम कह रहे हैं यूसीसी कुछ नहीं, पुरानी शराब जो है नई बोतल में परोसी जा रही है। और रेखा आर्या से भी कहना चाहती हूं कि पॉक्सो एक्ट के तहत सख्त से सख्त जो है कार्रवाई करने का नियम है अगर नाबालिग के साथ दुष्कर्म होता है। लेकिन आज 2016 के बाद से एनसीआरबी का डेटा कहता है कि 16 साल की उम्र से कम लड़कियों के साथ दुष्कर्म के मामले 96% बढ़ गए हैं। तो कानून बनाने से कुछ नहीं होता, उसका इंप्लीमेंटेशन कराने से, सख्ती से उसको लागू कराने से हर बात बनती है। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। जाने कब से रहते हैं खामोश निगाहों में सपने, जाने कैसा होगा मंजर जब पूरे होंगे ये सपने। अमृतसर की पावन धरती, प्रकाश पर्व का शुभ दिन और हजारों श्रद्धालुओं के दिलों को छूती एक परंपरा की शुरुआत। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने धुरी में मौजूद हजारों श्रद्धालुओं के सामने
जब इस योजना का ऐलान किया तो लोगों की आंखें छलक उठी। हर उम्र और हर तबके के लोग अपने अपने तीर्थ स्थलों का सफर कर सकेंगे, ऐसा पहली बार हो रहा है। मुख्यमंत्री मान ने इन हजारों बूढ़े माँ बाप के लिए एक बेटे का फर्ज निभाया है। बड़ा खुशी हुई सानू, बहुत धन्यवाद करते हैं भगवंत मान दा। नांदेड़ यानी खंड श्री हुजूर साहिब तख्त, जिसकी एक झलक देखने के लिए इनकी निगाहें कब से बेचैन थी। बस भगवंत मान दे बहुत शुक्रमान है, साडा बेटा है भगवंत मान, शुक्रगुजार आना दे सी। ये श्रद्धालु कृतज्ञ हैं उन लम्हों के जिनमें उनकी बरसों की मुराद पूरी हो रही है। तो गुरु साहब ने सानू मौका दिता जी, अभी पहली बार जा रहे हैं जी। दिल इनके दुआएं दे रहे हैं मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को, जिन्होंने इनके सपनों में रंग भरे हैं। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों की ओर। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग फेज 2 बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि तकरीबन 486 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुई है। बिल्डिंग फेज 2 का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि फेज 2 के बन जाने से टर्मिनल 12 गुना बड़ा हो जाएगा। बिल्डिंग के शुभारंभ कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। इसके बाद टर्मिनल बिल्डिंग के फेज 1 को प्रस्थान और फेज 2 को आगमन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जब देवभूमि उत्तराखंड का ये जो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, जो हमारा सबसे बड़ा उत्तराखंड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, वो और विस्तार ले रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं ये नई बिल्डिंग जिसका अभी हम लोगों ने निरीक्षण किया, ये 486 करोड़ की लागत से बन रहा है। अभी हमारे डायरेक्टर बता रहे थे, तो जो मुझे याद आया जब ये कह रहे थे कि शुरू में हम 4 लाख की क्षमता थी पूरे वर्ष में यात्रियों को समाहित करने की, तो आज इसको बनने के बाद 47 लाख हो जाएगी। कितने गुना स्टार्ट हो गया था। फेज 2 का काम जो है कंप्लीट हुआ है, जिससे कल इनॉग्रेट हो रही है बिल्डिंग। इसकी टोटल कॉस्ट 486 करोड़ रुपए आई है। पहले हमारी पुरानी बिल्डिंग थी जिसकी क्षमता जो है 4 लाख पैसेंजर पर एनम थी, जो अभी ये 47 लाख हो जाएगी। वो 12 गुना ये बिल्डिंग बड़ी हो जाएगी। हल्द्वानी में हुई हिंसा के दंगाइयों के खिलाफ प्रशासन ने भी एक्शन तेज कर दिया है, और इसी के तहत हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को प्रशासन ने 2 करोड़ 44 लाख रुपए से ज्यादा का वसूली नोटिस भी भेजा है। अब्दुल मलिक को राशि जमा करवाने के लिए 15 फरवरी तक का समय दिया गया है। पंडुलपुरा हिंसा को आज 5 दिन पूरे हो चुके हैं और लगातार अब जो है कार्रवाई का दौर शुरू हो चुका है। और इसी क्रम में नगर निगम हल्द्वानी ने भी जो इस पूरे घटनाक्रम का मुख्य आरोपी कहा जा रहा है अब्दुल मलिक, उसे नोटिस दिया गया है। जो संपत्तियां, सरकारी संपत्तियां जो जलाई गई, जिनका नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई का नोटिस दिया गया है। 2 करोड़ 44 लाख रुपए का नोटिस अभी तक अब्दुल मलिक के नाम जारी हो चुका है, जो फिलहाल केवल और केवल नगर निगम की संपत्तियों का है। अन्य संपत्तियों का ब्यौरा आना अभी बाकी है। इसी क्रम में हमारे साथ हल्द्वानी के नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय जी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है और कितना नोटिस अभी तक दिए जा चुके हैं। सर, स्वागत है जनता टीवी। धन्यवाद। जो आप प्रश्न कर रहे हैं उसके संदर्भ में स्पष्ट करना चाहूँगा कि नगर निगम ने जो प्रारंभिक आकलन किया है अपनी संपत्तियों की क्षति का, उसमें 2 करोड़ 44 लाख आया है। उसका नोटिस जो मुख्य आरोपी विभिन्न एफआईआर दर्ज हैं उनको जारी किया गया है, और उन्हीं को हमने भी नोटिस जारी किया था जो अवैध संरचना को तोड़ने के लिए। और प्रथम दृष्टया हम भी ये मानते हैं कि इन सभी षड्यंत्र के पीछे उनका मुख्य रूप से हाथ है, तो इसकी भरपाई की जिम्मेदार भी वही है। तो नोटिस जारी कर दिया गया, तामीली कार्रवाई चल रही है। क्योंकि व्यक्तिगत रूप से तामीली संभव नहीं हो पा रही, तो उसमें नियमानुसार तामीली कराई जाएगी। 15 फरवरी तक का टाइम दिया गया है, उसके बाद नियमानुसार वसूली कार्रवाई की जाएगी। मेरा स्पष्ट संदेश है कि नगर निगम की संपत्तियाँ सरकारी संपत्तियाँ हैं, जनता की संपत्ति है, जनता के उपयोग की संपत्तियाँ हैं, उसको हाथ लगाना, क्षतिग्रस्त करना गंभीर अपराध की श्रेणी में है। प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है नगर निगम की ओर से, वसूली कार्रवाई भी की जा रही है।
और इसके पहले भी जब कभी किसी ने कोई छत पहुंचाई, चाहे हमारे बिजली की पोल को, चाहे हमारे फ्लावर प्लॉट को जो सार्वजनिक स्थलों पर लगे हैं, चाहे स्ट्रीट लाइट्स को, हमने हमेशा प्रयास किया है कि उनमें वसूली कार्रवाई हो, FIR हो। मेरा मानना है कि नगर निगम की संपत्तियाँ विभिन्न स्थानों पर जगह जगह बिखरी होती हैं, जनता के उपयोग के लिए होती हैं। हमारे 1000 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे होते हैं। ऐसे में अगर हम अपनी संपत्तियों को रक्षा नहीं कर पाएंगे तो ये सही बात नहीं है। और हमने हमेशा प्रयास किया और सफल भी रहे हैं अपनी संपत्तियों को रक्षा करने के लिए। लेकिन इस बार जो आक्रमण करके इसको नष्ट किया गया है, उसमें उसके भी गंभीर परिणाम होंगे और किसी भी दोषी को नगर निगम अपनी संपत्तियों की भरपाई जरूर कराए। जी अच्छा सर, देखा गया कि कार्यवाही के दौरान जिस तरीके से हमला होता है, अचानक से एक हमला होता है और पूर्व नियोजित तरीके से जिस तरीके से हमला किया गया, जिसमें पेट्रोल बम का यूज़ किया गया, पत्थरों का यूज़ किया गया और इतनी भारी मात्रा में लोगों ने घरों पे जो पत्थर इकट्ठा कर रखे थे, क्या प्रशासन के पास ऐसा इनपुट नहीं पहुंच पाया कि ये लोग इतनी बड़ी भारी संख्या में तैयारी कर रहे हैं? देखिए, अपराधियों का कोई सुनिश्चित चरित्र नहीं होता है जी। आप कभी ये नहीं कह सकते जो आपके बगल में खड़ा हो उसका क्या बैकग्राउंड है, क्या पृष्ठभूमि है, जो आपसे बात कर रहा है उसके क्या पृष्ठभूमि है। निश्चित तौर पे मेरा ये मानना है कि ये इसमें एक बड़ा षड्यंत्र किया गया है। और जहाँ तक हमारे इनपुट की बात है, इनपुट था भी और उसकी तैयारी भी थी। इतने बड़े पैमाने पर मजिस्ट्रेट थे तैनात, वहाँ पर पुलिस के ऑफिसर से, अधिकारी थे, सबने पूरे जज्बे से काम किया और सरकारी कार्य को पूर्ण किया। उसके बाद अंधेरे का लाभ उठाते हुए जो हमला किया गया है वो एक गंभीर अपराध है और उसमें पुलिस अपनी जांच की कार्रवाई कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने देखा कि बनभूलपुरा हिंसा जिस तरीके से नए तरफ जा रही है, नया रुख अपना रही है, अब जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो चाहे वसूली की कार्रवाई हो या फिर गिरफ्तारी की कार्रवाई हो, लगातार पुलिस और प्रशासन दोनों अपनी अपनी तरफ से कार्रवाई करने में जुटा पड़ा है। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। हल्द्वानी हिंसा में हालात अब धीरे धीरे सामान्य होने लगे हैं। हल्द्वानी बाजार भी खुलने लगा है। हालांकि बाजार में पहले जैसी रौनक नहीं है, लोग डरे सहमे हुए हैं और बाजार नहीं आ रहे। तो वहीं बनभूलपुरा में कर्फ्यू जारी है, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान लगातार हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। पिछले 6 दिनों के अंदर हल्द्वानी बाजार में 10 से 12 करोड़ के कारोबार के नुकसान का आकलन किया जा रहा है। स्थिति तो अभी थोड़ा बहुत नॉर्मल हुई है और आज 5वां दिन है। कल से हल्की फुल्की दुकानें खुली थी, आज मार्केट पूरा खुला है। लेकिन कस्टमर जो है वो डर रहा है नहीं मार्केट में। कस्टमर के कॉल आ रहे हैं कि हमें सुविधा दे दी जाए, मतलब हमारे ऑर्डर जो है घर तक हमारे को पहुंचा दिए जाए। तो उसके लिए हम सब व्यापारी लोग जो है अपनी तरफ से भरसक कोशिश कर रहे हैं कि किसी शादियाँ चल रही हैं उस वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उनके घर तक सामान पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। देखिए, नुकसान तो हर तरफ से हुआ है, हर ओर से हुआ है और सबसे बड़ा नुकसान जो सामाजिक सौहार्द था वो हल्द्वानी का खराब हुआ है। और जो स्थितियां हल्द्वानी में नहीं होनी चाहिए थी वो आज हमें देखने को मिल रही है। हमने लगभग 70-75 साल हल्द्वानी में काटे हैं, ऐसा हमने देखा नहीं। तो जो माहौल ख़राब किया है इन ऐसे असामाजिक तत्वों को, तो हर हालत में इनको ज़्यादा तगड़ी से तगड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि हल्द्वानी जैसा और हमारे उत्तराखंड की देवभूमि में इस तरह के अगर कांड होते हैं तो ये शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। उत्तराखंड में सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते हुए आंकड़ों को देखते हुए इन्हें सुरक्षित करने का कार्य तेजी से चल रहा है। पिछले साल प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा कार्यों के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की थी, तो वहीं इस साल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर बजट को 400 करोड़ रुपए करने की तैयारी है। इससे सड़क सुरक्षा के लिए और शेष बैरियर लगाने के साथ ही सड़क सुरक्षा के अन्य कार्य भी कराए जाएंगे। निश्चित ही हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड राज्य, क्योंकि हमारा जो राज्य है ये पर्यटन प्रदेश है, यहाँ पर अनेकों श्रद्धालु, करोड़ों श्रद्धालु प्रतिवर्ष आते हैं और सड़क मार्ग के सुदृढ़ीकरण के लिए हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी पहले से ही लगातार कार्य करते रहे हैं। और आने वाले समय में जो हमारा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी की जो यात्रा शुरू होने वाली है, उसके लिए जो देश और विदेश के जो पर्यटक
तीर्थयात्री यहाँ आए, उनको किसी भी प्रकार से असुविधा न हो और यहाँ से लेकर एक अच्छा संदेश लेकर जाएं, इसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है। और वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की ओर। उत्तरकाशी के वीरपुर डुंडा में लोसर पर्व मनाया जा रहा है। लोसर पर्व नए साल के आगाज पर मनाया जाता है। दरअसल इस इलाके में बुद्धिज्म को मानने वाले अनुयायी रहते हैं, जिनका बुद्धिज्म के पंचांग से आज नया साल है। ये पर्व 3 दिन तक मनाया जाता है, जिसमें पहले दिन अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए दिवाली मनाई जाती है, जिससे सभी ग्रामीण एक स्थान पर इकट्ठा होकर दिवाली का पर्व मनाते हैं। हम महायान परंपरा बुद्धिस्ट लोग हैं। हम लोगों का नया साल आज से शुरू होता है। पिछला जो अमावस्या गया, इसको पिछला साल मानते हैं। अब इस प्रथम शुक्ल पक्ष से हम अपना नया साल मानते हैं। अमावस्या के दिन हम सब अपने घरों से लोकल लकड़ी, जिसको छुलका कहते हैं, उसको जला करके ले जाते हैं। उसे हम ऐसा मानते हैं कि पिछला जितना भी बुराई है, जो भी कुछ है, उन सबको हम फेंक देते हैं। अब उसके दूसरे दिन से कृष्ण पक्ष प्रथम से हम इस त्यौहार को नया साल के उपलक्ष्य में मानते हैं। प्रदेश भर के तमाम सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर सड़कों पर उतर गए हैं। दरअसल कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न सूत्रीय मांगों को लेकर सचिवालय कूच किया, जहां पुलिस ने इन्हें सचिवालय से पहले ही रोक दिया था। आपको बता दें कि ठेकेदार प्रथा को समाप्त करना, वन टाइम सेटलमेंट को समाप्त करने जैसी कई मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी पहले भी प्रशासन को ज्ञापन दे चुके हैं, पर बावजूद इसके इनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है। सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं, किसी तरीका भी कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया। सरकार की तरफ से कई बार उनके कोऑर्डिनेटर जो हैं राणा कोटी, उन्होंने हमें पिछली बार भी आश्वासन दिया था कि 21 तारीख को हम आपकी वार्ता कराएंगे। ऐसा कोई भी वार्ता उन्होंने नहीं कराई हमारी, जिससे कोई भी हमें जो आश्वासन मिल पाता। किसी तरीका कोई भी हमें वो नहीं है आश्वासन। जिलाधिकारी सोनिका सिंह ने देहरादून में अधिकारियों की बैठक ली और इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाए जाने के लिए बूथ स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को अपनी तहसील में कम मतदान प्रतिशत वाले बूथों को चिन्हित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदान के प्रति जागरूक करना होगा, ताकि वो अपने मतदान का सही उपयोग कर सके। तो आज अभी जैसे आज मेरे द्वारा जो बैठक ली गई है, उसमें अभी हमारी प्रायोरिटी प्री इलेक्शंस यही रहता है कि वोटर टर्नआउट और इलेक्टोरल रोल जो है वो हेल्दी इलेक्टोरल रोल हमारा बने, उसमें सबके नाम जुड़ जाएं, जिनके जुड़ने हैं, जिनके कटने हैं, सभी चीज़ें जो हैं वो एक बार बिल्कुल तरीके से हो जाएं और वोटर अवेयर हो जाए कि उन्हें इलेक्शन जब आ जाए, जब जिस दिन वोटिंग डे हो उस दिन आके अपना वोट डालें। तो यही अभी चल रहा है। स्वीप की एक्टिविटीज हमारे यहाँ चल रही है, सभी एसडीएम्स को ब्रीफ किया गया है और एक रोस्टर तैयार किया गया है कि डेली क्या क्या एक्टिविटीज स्वीप में होंगी। भारत सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा से किसान वर्ग में खुशी की लहर है। मंगलौर के लिब्बर हेड़ी गांव में किसानों ने केंद्र सरकार की इस घोषणा के बाद अपने विचार व्यक्त किए और साथ ही सभी लोगों ने कृषि यंत्रों की पूजा अर्चना भी की। इस मौके पर बीजेपी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने कहा कि आज का दिन बेहद ऐतिहासिक, चौधरी साहब के लिए इससे बड़ा सम्मान नहीं हो सकता। निसंदेह ये एक बहुत ही बड़ा निर्णय है, जिससे न केवल एक वर्ग विशेष बल्कि पूरा किसान वर्ग, पूरा किसान समूह इससे गौरवान्वित है। हम बार बार इस
भारत रत्न दिए जाने के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जंगल सफारी का आनंद लेने वाले सैलानी अब जल्द ही बाइक से जंगल सफारी का लुत्फ उठा सकेंगे, जिसके लिए वन विभाग जल्द 2 बाइकों को खरीदेगा। तो वहीं इसे लेकर रामनगर वन विभाग के डीएफओ दिनकत नायक ने बताया कि कॉर्बेट आने वाले सैलानी अब 17 हेक्टेयर में बाइकिंग का लुत्फ उठा सकेंगे। इसके लिए 150 से 200 रुपए किराए का भुगतान भी करना होगा। सिटी पार्क में हम एक एडवेंचर पार्क खोलने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो अभी उच्च स्तर से उसके लिए अनुमोदन भी मिल गया है। वहाँ पे एक एडवेंचर बाइकिंग का एक छोटा सा ट्रैक बनाएंगे और 3-4 ऐसे एडवेंचर एक्टिविटी जोड़ देंगे, जो कि लोग इतने सारे जो पर्यटक आ रहे हैं उनके लिए कुछ और अनुभव भी मिले। इसके साथ साथ जो बाहर से पर्यटक आ रहे हैं उनके लिए भी एक ऐसे स्थल बन जाए जहाँ के लोग आके यहाँ पे ये कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे लगभग रामनगर डिवीजन से तो 2 बाइक यहाँ पे लिया जा रहे हैं, तो इसको यहाँ पे पर्यटक को एक के बाद एक ट्रैक में जाएंगे तो 2 पर्याप्त रहेगा। ये छोटा सा ट्रैक रहेगा, 1 से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक बनेगा हमारा नगर वन के अंदर ही, और ये ट्रैक बहुत सेफ्टी को देखते हुए बहुत छोटा सा ट्रैक बना रहे हैं, और उसके साथ साथ ही इसमें बाकी सारे सेफ्टी इक्विपमेंट जो चाहिए होता है उसको भी हम कंपलसरी कर। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक।